नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर। आपकी जीत हमारे साथ। आज जो हम क्लास पढ़ने वाले हैं वो 10th की क्लास नंबर 3 है। अभी तक हम लोगों ने सीख लिया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। 10th में हम लोगों ने सीख लिया क्या? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सीख लिया है। इसके आगे ही यहां से हम सभी को स्टार्ट करना है कि आखिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सीख लिया तो टेंस को तो पहचान जाएंगे अब हम लोग। तो यही बात को सीखने की आइडेंटिफाई द टेंस हेडिंग पे डालना क्या? आइडेंटिफाई द टेंस। और अगेन आप सभी का एग्जाम जॉब एक्सपर्ट में स्वागत है। आपकी जीत हमारे साथ। आपकी जीत हमारे साथ जिसमें आपको 1K प्लस नोट्स, ऑनलाइन बुक्स, पीडीएफ, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम, डेली अपडेट्स, वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन आप सभी को मिलने वाला है। इसमें जीत की तरफ पहला कदम करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, मेरा कंटेंट और 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, ये आप सभी को मिलने वाला है। मतलब ये है कि ये ऐप जो है ना, वन मैन आर्मी है। क्या है ये? वन मैन आर्मी है। ये ऐप जो है वो क्या है? वन मैन आर्मी है ये। आते हैं और सीखते हैं आज के अपने सवालों को। सीखते हैं आज के अपने सवालों को। और आज हम लोगों को स्टार्ट कहां से करना है? चलो, कर लिया आपने। आ जाओ, समझते हैं और सोचते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है। सुनो, एक बात समझो आप सभी। मैंने लिखा क्या? आइडेंटिफाई द टेंस। इसमें क्या करना है? हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। और क्या लिखना? आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये कि टेंस को हमें पहचानना है। टेंस को पहचानते कैसे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की सहायता से पहचानते हैं। ये बात आप सभी को समझ में आती है। हेल्पिंग वर्ब और किसके? मेन वर्ब की सहायता से टेंस को पहचाना जाता है, जो कि आप सभी को समझ में आता है। अब एक बात बताइएगा, एक मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन लिखा कि ही हैड नो फ्रेंड, और आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा टेंस है। तो एक बात बताना कि आप इसे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब आया होगा तो मेन वर्ब का आना जरूरी है। तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं है, डायरेक्ट कोई नाउन आ गया। मतलब ये है कि ये मेन वर्ब खुद है। अब एक बात बताना कि जब मेन वर्ब ये खुद है तो मतलब ये तो हैव की फॉर्म है, हैव, हैड होता है। और कह देना कि ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहने का मतलब क्या? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहने का मतलब क्या? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। अगली बात समझना, हमने क्या लिखा कि ही हैड नो फ्रेंड। अब एक बात आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हमने दो बार हैड लिखा तो परेशान मत हो जाना कि गुरुजी ये क्या आपने लिख दिया बबाल। और एक बार तो समझता आता नहीं, आपने दो बार हैड बना दिया। एक बार समझ में तो आता नहीं, आपने दो बार हैड बना दिया। तो ये क्या बवाल कर दिया आपने? कोई बवाल नहीं है। सुनो, मैं आपको समझा दूं। ये लिखा गया ऐसा कुछ कि देखो, इसमें आप सभी ये कह लेना कि इसमें जो पहला वाला हेड है और एक दूसरा वाला हेड है, ये वाला क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये वाला क्या है? हेड अपना मेन वर्ब है। ये वाला क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। और ये वाला क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब हुआ।
अब कहना कि एक बात तो आप सबने सीखा है कि अगर हैव की कभी भी फॉर्म आ जाए, हैव, हैज, हैड या हैविंग, तो इसके साथ ऑलवेज क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या, पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या, पास्ट पार्टिसिपल लगाया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तब कह देना कि ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहने से मेरा मतलब है कि परफेक्ट टेंस होगा। और चूंकि ये हैव की सेकंड फॉर्म है, इस वजह से कहना कि पास्ट का परफेक्ट होगा। मतलब टेंस बताने का काम करेगा हेल्पिंग वर्ब, कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। और इंडिफिनिट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताने का काम करेगा मेन वर्ब। बात समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। आगे एक दो सवाल और भी समझते हैं, समझ में आ जाएगा। आप ये कह लेना कि भाई थर्ड नंबर का क्वेश्चन है ये, कि द पुलिस हैव पनिश्ड हिम। हमने कह दिया कि पुलिस ने उसे क्या किया, दंडित किया। अब एक बात बताना, पनिश्ड यानी थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, डेफिनेट रूप से परफेक्ट हो गया, बोलो हाँ या नहीं। अब हैव एक बेस फॉर्म होती, मतलब इससे हमें समझ में आता है कि प्रेजेंट का है ये परफेक्ट। तो हमने कह दिया कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। इस तरीके से टेंस को पहचाना करो। अगला क्या लिखा गया कि एक सवाल हमने लिखा कि द पुलिस विल हैव अरेस्टेड हिम। अब क्या करें हम सभी, तो आप ऐसा लिखो कि भाई अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहे हैं, मतलब टेंस क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से परफेक्ट होना चाहिए। अब देखो विल से हमें समझ में आ रहा है कि ये फ्यूचर की बात कर रखा है, तो कौन सा परफेक्ट होना चाहिए, फ्यूचर का परफेक्ट होना चाहिए। लो इस तरीके से पहचाना करो, ठीक है ना। एक सवाल और देखो, ही इज डूइंग हिज वर्क। ही इज डूइंग हिज वर्क। अब एक बात बताना, ही इज डूइंग हिज वर्क, अब एक बात बताना आप सभी, डूइंग बता रहा है कॉन्टिन्यूअस को, आईएनजी बता रहा है किसको, कॉन्टिन्यूअस को। और इज बता रहा है, बी की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, तो इज बता रहा है कि प्रेजेंट का है ये कॉन्टिन्यूअस। क्या है, प्रेजेंट का ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो इज बता रहा है क्या, प्रेजेंट का बता रहा है। तो एक बार आप सभी से जल्दी से नोट कर डालें फास्ट। जल्दी से नोट कर डालें फास्ट।
चलो कर लिया आपने। अब आप ये बताना कि आप क्या लिखोगे। क्लियर हो गया आपको इतनी बात? अगर ये इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है तो अब एक बात देखो कि इसमें हमें आगे से क्या सीखना है कि एस और एस को कैसे ऐड करेंगे हम सभी। हाउ टू ऐड एस ऑब्लिक एस, मतलब किसी भी सेंटेंस में एस और एस को ऐड करने का क्या तरीका है, हम लोगों को ये बात सीखनी है। किसी भी सेंटेंस में एस और एस को ऐड करने का क्या तरीका है, हम लोगों को ये बात सीखनी है। तो एक बात बताना आप सभी कि एस और एस आखिर किस तरह से लगता है, हमें यही सीखना है ना कि एस और एस लगता किस तरीके से। तो एक बात बताना आप सभी कि एस और एस को हम कैसे लगा सकते हैं। तो एक बात बताना कि नॉर्मली हम सभी ने इतना तो सीख ही रखा है कि अगर देखो क्या होता है कि नाउन में एस और ईएस को अगर लगाया जाए, नाउन में एस और ईएस को लगाया जाए तो क्या बनेगा? सिंगुलर। और कभी वर्ब में एस और ईएस को लगाया जाए तो क्या बनेगा? प्लूरल। नाउन में एस और ईएस को लगाया जाए तो क्या बनेगा? सिंगुलर। और अगर कभी वर्ब में एस और ईएस को लगाया जाए तो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया है भाई, भाई मैंने पूरा उल्टा लिख दिया है, दिमाग कहीं मेरा और है थोड़ा सा। चलो मैंने क्या लिखा कि अगर नाउन में एस और एस को लगाएंगे अगर आप सभी तो क्या बनना चाहिए? प्लूरल बनना चाहिए। और किसी वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे तो क्या होना चाहिए? सिंगुलर। अब हमें सीखना है वर्ब की बात, ना कि नाउन की बात। देखो क्या करते हैं कि नाउन में कभी नाउन नॉर्मली क्या होते हैं? अपने सिंगुलर होते हैं। नाउन नॉर्मली क्या होते हैं? अपने सिंगुलर होते हैं। नॉर्मली नाउन अपने क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो एक बात बताना, हमने क्या लिखा कि नाउन नॉर्मली अपने क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। नाउन अपने नॉर्मली क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। एस और एस लगाया तो हमने क्या बना? प्लूरल। वर्ब नॉर्मली क्या होते हैं? अपने प्लूरल होते हैं। और वर्ब में एस और एस लगाने से क्या बनता है? सिंगुलर। वर्ब में एस और एस लगाने से क्या बनता है? सिंगुलर। अब एक बात बताना आप सभी, थोड़ी सी बात को समझना मेरी बात को। हमने ये कहा कि नाउन में एस और एस लगाने से प्लूरल, वर्ब में एस और एस लगाने से क्या बनेगा? सिंगुलर। मतलब आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे कि भाई पहली बात इसमें यह है कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं वर्ब में। तो कह रहा है किसी भी वर्ब के लास्ट में डबल एस 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 सी एच एक्स ओ और जेड आ जाए, डबल एस 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 सी एच एक्स और जेड आ जाए, डबल एस 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 सी एच एक्स ओ और जेड आ जाए, तो आप कहना कि इसमें हम क्या करते हैं? एस जोड़ लेते हैं। कैसे? जैसे क्रॉस लिखा गया है तो क्रॉस से क्या लिख लेंगे? क्रॉसेस कह लेंगे। फिर अगर टीच लिखा गया है तो टीच से क्या लिख लेंगे? टीचर्स कह लेंगे। पुश लिखा गया है तो पुश से क्या लिख लेंगे? पुशेस, लास्ट में एस एस आया, पुशेस लिख लेंगे। फिर अगर रीड का, फिर अगर मान लो कॉक्स कहा गया तो कॉक्स से क्या? कॉक्सेस। और इसी के साथ अगर गो आया है तो गो से क्या? गोज। और क्विज अगर आ गया है तो क्विज से हमें क्या लिखना होगा? क्विजेस कहना होगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं? किसी भी प्लूरल वर्ब को आप क्या करते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। लास्ट में एस और ईएस आ जाने पर, लास्ट में क्या? लास्ट में डबल एस 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 सी एच एक्स ओ और जेड आ जाने पर इस तरह से आप क्या करते हैं? एस और ईएस लगाते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है कि अगर लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, तो आप ऐसा करना कि लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो आप ऐसा करना कि इसमें वाई को आई में चेंज करना और ईएस लगा देना।
वाई को आई में चेंज करना और क्या करना, ईएस लगा देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। वाई को आई में चेंज करना और ईएस लगा देना। दूसरी बात, अगर लास्ट में वाई है और वाई से पहले कोई वर्बल आ जाएगा तो आप इसको ऐसा किया जाता है कि इसमें डायरेक्टली एस जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि क्राई, लास्ट में वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या करो, वाई को आई में बदलो, ईएस लगाओ। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, लास्ट में क्या है, वाई है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो ऐसा करो, सेटिस्फाइज, सेटिस्फाइज, वाई को आई में बदलो, ईएस लगा लो। बट एक बात बताना, प्ले अगर हमने लिख दिया तो लास्ट में वाई है, उसके पहले ए है और ए एक वॉवेल होता है, तो इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा। क्या लगेगा इसमें, एस लगेगा, प्लेज लगेगा। फिर हमने अगर स्ले कह दिया, स्ले यानी क्या, कत्ल करना, तो लास्ट में वाई है, वाई से पहले कोई वोवेल है, तो क्या लगेगा, एस लगेगा। अगली बात क्या है इसी में, तीसरी बात क्या है, यह है कि देखो क्या होती है कि इंग्लिश में दो ऐसी वर्ब है जिनमें एस और ईएस को सफिक्स करने से एक रेडीमेड फॉर्म बनती है। एक वर्ब तो बी है और एक है हैव। कहना बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, बी की फर्स्ट फॉर्म बी होती है, इसमें एस या ईएस लगाने से एक रेडीमेड फॉर्म इज एम आर की क्रिएट होती है। और फिर कहना कि हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है, इसमें एस और ईएस लगाने से एक रेडीमेड फॉर्म क्रिएट होती है। बस इंग्लिश में दो ही वर्ब ऐसी हैं जो जिनका रेडीमेड फॉर्म बनता है, जिनका रेडीमेड फॉर्म बनता है। इंग्लिश में बस दो ही है वर्ब ऐसी होती है जिनका अपना खुद का नहीं, एक क्या रेडीमेड फॉर्म बनता है। अगला फोर्थ नंबर क्या है कि एक्सेप्ट दीज कॉन्सेप्ट, इन कॉन्सेप्ट के अलावा, एक्सेप्ट दीज कॉन्सेप्ट्स, इन कॉन्सेप्ट के अलावा आप ऐसा करो कि एड एस, क्या जोड़ लो, एस जोड़ लो। जैसे अगर हमने क्या लिखा, रीड कर लिया, एस लगा लिया। लर्न कर लिया, ऊपर वाले में शामिल तो नहीं है, एस लगा लिया। राइट कर लिया, एस लगा लिया। कैजुअल कर लिया, एस लगा लिया। फिर क्या, हेल कर लिया, एस लगा लिया। अपलोड कर लिया, अपलोड्स, एस लगा लिया। लॉर्ड कर लिया, एस लगा लिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई इनमें एस लगा करके आप इस तरीके से क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। एस लगा करके आप इस तरीके से क्या बना सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं, जो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलो, बात सभी को समझ में आ गया। क्लियर हो गया सभी का ये बात। चलो, कर लिया आप सभी ने। अब अगर आपने इतनी बात कर ली है मेरे भाई,
चलो कर लिया आपने। चलो आगे देखें भाई। अब इसके साथ आगे हमें क्या देखना है कि आखिर आप सिंस और फॉर कैसे लगाते हैं। सिंस और फॉर कैसे लगाते हैं, मैं अगर आपको बता दूं सिंस और फॉर के बारे में, तो ये जो है ना, ये अपने टाइम प्रेपोजिशन है, ये बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। एक बात कहना कि अगर ये टाइम प्रेपोजिशन है तो इनके साथ क्या आना चाहिए, कोई टाइम आना चाहिए। अगर ये क्या है, टाइम प्रेपोजिशन है, तो इनके साथ क्या आना चाहिए, कोई टाइम आना चाहिए। मतलब कुछ इस टाइप से कि अगर कभी हमें लगाना हो किसको, सिंस को, तो एक बात कहना कि सिंस के साथ क्या नंबर और टाइम। अभी थोड़ा सुनना, एक बेहतर तरीका जो आपने पढ़ा होगा पुराना पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, वही आपको घिसी पिटी चीज नहीं सिखाने वाला हूं। फिर कहना फॉर नंबर और टाइम। एक बात कहना, आप सभी ये कहना कि अगर किसी भी टाइम से पहले, आप ये कहना कि अगर किसी टाइम से पहले कोई नंबर ना आए तो क्या लगाना, सिंस लगाना। किसी टाइम से पहले कोई नंबर आ जाए तो क्या करना, फॉर लगाना। बट एक्सेप्शन याद रखना। क्या याद रखना, एक्सेप्शन। तो आप कहना कि अगर आपके साथ कभी भी एएम, पीएम, ओ क्लॉक, ईयर और डेट आ जाए, एएम पीएम ओ क्लॉक ईयर और डेट आ जाए, तो आपके साथ एएम पीएम ओ क्लॉक ईयर और डेट आने के केस में आप कहना इनके साथ तो नंबर आता है, नंबर आने के बावजूद भी सिंस लगाएंगे और नहीं लगाएंगे। आपका यही एक्सेप्शन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा इस एक्सेप्शन को। तो एक्सेप्शन क्या है कि देखो, नॉर्मली क्या होता है कि पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम आप सब पढ़े होते हैं कि भैया फॉर सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम। बट ज्यादा ये बात हमें समझ में नहीं आती कि आखिर ये पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। हमें ज्यादा ये बात समझ में नहीं आती कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। इससे अधिक चीजें तो हमें कुछ और समझ में आती है, इससे अधिक चीजें तो हमें कुछ और भी समझ में आती हैं। तो बात मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या बताना और क्या समझाना चाह रहा था। कर लिया आप सभी ने ये? तो अब कहना कि पॉइंट ऑफ टाइम और क्या पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आप सभी को नहीं होगी। अब एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। जैसे देखो, एक बात बताना, आप बताना क्या क्या लगेगा। एस्टरडे हो गया, फिर लास्ट ईयर, दैट्स द लास्ट 2 years, 7 PM, 7 AM, 2 hours, 2 decades, 5 years, Sunday, Monday, sunset, Holi, he came, 5 PM, 2 hours, 2 minutes, 2 minutes, his death, his arrival। तब कहना कि अब देखो यहां पर आपको अगर इतनी बात समझ गए ना, तो सिंस और फॉर लगाना फिर कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं। अगर इतनी बात समझ गए तो सिंस और फॉर लगाना आप कभी फिर भूल ही नहीं सकते हैं। आखिर कैसे नहीं भूल सकते, यही बात समझनी है। तो आप कहना है कि देखो, सिंस तब लगेगा किसी समय से पहले कोई नंबर ना आए तो सेंस लगाना है, नंबर आ जाए तो फॉर लगाना।
बट आपको एक्सेप्शन भी इसमें है कि एएम पीएम ओ क्लॉक ईयर और डेट को याद रखना, इनके साथ नंबर आता है फिर भी क्या लगेगा, सेंस ही लगेगा। अब जैसे आपका एस्टरडे, लास्ट ईयर, द लास्ट 2 ईयर्स, 7 PM 7 AM, 2 hours, 2 decades, 5 years, संडे मंडे, ये सब आपको लिखा गया, ये चीज आपने देख लिया है, ठीक है ना, ये सब आपको लिखा गया, ये चीज आपने देख लिया। अब एक बात बताना, टाइम के पहले कोई नंबर नहीं आया, क्या करो, सेंस लगा लो। नंबर नहीं आया, सेंस लगा लो। नंबर आ गया, क्या करो, फॉर लगा लो। अब ये एएम पीएम, इनके साथ नंबर आने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, सेंस ही लगाते हैं। फिर कहना कि आर्स, क्या लगा लो, फॉर लगा लो। 2 डिकेट्स, क्या नंबर आ गया, नंबर आ गया, फॉर लगा लो। नंबर नहीं आया, क्या करो, सेंस लगा लो, ठीक है। फिर नंबर नहीं आया, क्या करो, सेंस लगा लो। 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 फिर नंबर आ गया बट 5 PM है, एएम पीएम ओ क्लॉक, क्या लगा लो, सेंस लगा लो। यहां पर फॉर लगा लो, यहां फॉर लगा लो। नंबर नहीं आया, क्या करो, सेंस लगा लो। नंबर नहीं आया, क्या करो, सेंस लगा लो। लो बन गया। सिंस और फॉर इसी तरीके से लगता है, सिंस और फॉर इसी तरीके से लगता है। लो समझ में आ गया, क्यों आ गया ना सभी को समझ में। क्यों आ गया सभी को समझ में ये। अगर सभी को ये बात समझ में आ गई है तो अब इसमें एक बात आपको और भी देखनी है जो कि लास्ट है, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम इस पर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। वो ये देखना है कि देखो टेंस होते हैं, आप सभी को पता है कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन सभी तीनों पार्ट के 4 4 पार्ट होते हैं, ये बात भी आप सभी को पता है। वो 4 पार्ट आपके कौन से होते हैं, तो उसमें पहला होता है इंडेफिनिट का, पहला होता है इंडेफिनिट का। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस का। तीसरा होता है क्या, परफेक्ट का। और चौथा होता है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। और चौथा होता है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब एक बात बताना आप सभी, हमने क्या लिखा कि इंडेफिनिट की बात की जाए तो इंडेफिनिट कहने का मतलब फ्रीक्वेंट या परमानेंट एक्शन। हमने कहा किसी फ्रीक्वेंट या परमानेंट एक्शन को क्या कहा जाता है। अगर कोई भी एक फ्रीक्वेंट या परमानेंट एक्शन होगा उसे किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखा जाएगा। कोई भी फ्रीक्वेंट या परमानेंट एक्शन होगा उसको इंडेफिनिट में रखा जाएगा। अगर वो कॉन्टिन्यूअस से मतलब टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन, क्या टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन कहा जाता है। अगर टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शंस की बात की जाए, टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शंस की बात की जाए तो आप कहना कि वो कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है, टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शंस। वहीं पर अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट कहने का मतलब क्या कहा जाता है कि कंप्लीटेड आर डन एक्शन। हमने क्या कहा, कंप्लीटेड आर डन एक्शन। और कंप्लीटेड या डन एक्शन की बात करें तो उसे कहा जाता है, परफेक्ट कहा जाता है, ठीक है ना। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहा जाता है कि इसमें एक टेंस नहीं दो टेंस मिलकर के बनता है। तो मतलब क्या कि अ पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीटेड एंड द रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन, क्या कहा जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि अ पार्ट ऑफ एन एक्शन, a part of an action is completed and the rest of it is still going on, is still going on। तो आपने कह दिया कि a part of an action is completed and the rest of it is still going on। हमने कह दिया कि एक्शन का एक ऐसा पार्ट जो भी कंप्लीट हुआ हो और बचा हुआ है, द रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन, और बचा हुआ जो है वो अभी भी क्या हो, गो ऑन हो, उसे कहा जाता है क्या, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहा जाता है।
उसे क्या कहा जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कह लिया जाता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आखिर मैं आपको क्या बताना। तो आखिर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, तो ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, कंप्लीट हो गया आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बढ़िया समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के डेफिनेशन है, जो कि आप सभी पढ़ लेना, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगेन आप सभी का स्वागत रहेगा एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर, और आपकी जीत हमारे साथ। ओके, बाय बाय।